दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लास 12th के फिजिक्स के पहले अध्याय के सीरीज में। और जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुल आवेशों के मध्य बल यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। और ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है ये आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सरल भी है। बस आपको ध्यान ये देना है कि पूरा कंसंट्रेट होकर चीज़ों को एक एक कर समझना है। और अगर आप कंसंट्रेट होकर चीज़ों को समझते हैं तो मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक ये सारी चीज़ें आपको पूरा का पूरा रट जाएंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा को लिख दिया है क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो यहाँ पर हमने लिखा है किसी निकाय के एक स्थिर आवेश पर उस निकाय के अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल उस निकाय के अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। इस चीज को यहाँ पर हम समझते हैं कि ये जो हमारा परिभाषा है ये क्या कह रही है। जैसे मान लीजिए कि ये एक निकाय है, ये एक निकाय है और यहाँ पर क्या है कि इस पर बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेशित कण। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे आवेशित कण हैं, बहुत सारे हैं, अब यहाँ पर कोई गिनती नहीं। अब इन आवेशित कणों में मान लीजिए कि ये एक, हम इसको मान लेते हैं स्थिर आवेश है, ये आवेशित कण है। अब इस स्थिर आवेशित कण पर ये जितने सारे आवेशित कण हैं जो परिणामी बल लगा रहे हैं, यानी कि इस पर लगने वाला इस पूरे निकाय के अन्य जो आवेशित कण हैं उनके द्वारा लगाया गया जो परिणामी बल है वो इस निकाय पर उपस्थित अनेक, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से जितने भी कण हैं, जैसे इस कण पर जो लगने वाला बल है वो, इस कण पर जो लगने वाला बल है वो, यानी कि अलग अलग आवेशों पर लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। यही चीज हमारी ये जो परिभाषा है वो दर्शा रही है। फिर से दोबारा से बता देता हूं कि ये एक निकाय है, इस निकाय पर बहुत सारे आवेशित कण हैं और मान लेते हैं कि ये एक आवेशित मतलब एक स्थिर आवेशित कण है और इस स्थिर आवेशित कण पर इन अन्य कणों के द्वारा लगाया गया परिणामी बल जो होगा ये इन बल, जैसे कि ये आवेश है इस पर जो बल लग रहा है, ये आवेश है इस पर जो बल लग रहा है, यानी कि इन सारे आवेशों पर लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर ये हमारा होगा इस पर लगने वाला परिणामी बल। यही चीज हमारा ये परिभाषा दर्शा रहा है। तो इस चीज को यहाँ से हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं और उसके बाद में अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हमने पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना लिया है, अर्थात ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया और ये हमारा z अक्ष हो गया और बीच में ये हमारा मूल बिंदु है 0 0। अब क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बीच में एक बिंदु है और ये जो बिंदु है ये प्लस q है, यानी q0 इसको हम मान लेते हैं। q0 यहाँ पर एक आवेशित कण है और अगर ये जो q0 मान लेते, केवल q0 ही नहीं बल्कि यहाँ पर q0, यहाँ पर हमारा q2, यहाँ पर हमारा q1, यहाँ पर हमारा q3, यहाँ पर बहुत सारे आवेशित कण हैं। ऐसे कई सारे आवेशित कण हैं, कहने का मतलब हमारा ये, यानी कि ये जो हमारा x एक्सिस है और y एक्सिस है, यानी कि x y अक्ष पर यहाँ पर बहुत सारे आवेशित कण हैं। जैसे हमारा x0 हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इस मूल बिंदु से इस x1 तक मिला दें और इसको इस प्रकार से डायरेक्शन दे दें और इसका नाम दे दें हम r1, तो ये जो हमारा यहाँ पर वेक्टर r1 है, ये वेक्टर r1 इस q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है, यानी कि स्थिति वेक्टर है। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें, यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं r1 वेक्टर r1 इज इक्वल टू q1 का मूल बिंदु
के सापेक्ष स्थिति। यहां पर क्या हमने लिखा, ये जो R1 है ये हमारा Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर है। वेक्टर यहाँ पर नहीं लिखा, स्थिति की ओर लिखा। तो यहाँ पर क्या है, ये Q1 क्या है, ये जो हमारा R1 वेक्टर R1 है ये Q1 का इस मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर है। तो यहाँ पर इस चीज को हमने दर्शा दिया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस चीज को ले जाकर इस R2 से मिला दें, Q2 से मिला दें और इसको नाम दे दें हम R2, वेक्टर R2, तो वेक्टर R2 क्या होगा, इस Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा R2, वेक्टर R2 इक्वल टू Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति। उसके बाद में अगर हम इस चीज को यहां से फिर ले जाकर यहाँ पर हम यहाँ 0 मतलब x 0 पर मिला दे, तो ये जो हमारा क्या होगा, तो ये और इसको अगर हम नाम दे दें R0 वेक्टर, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा ये R0 वेक्टर जो है वो Q0 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस चीज को यहाँ पर लेकर आएं और Q3 से मिला दें, तो ये जो हमारा इसको और हम नाम दे देते हैं वेक्टर R3। तो ये जो वेक्टर R3 है ये Q3 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति है। अर्थात यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं R3 इजिकल टू Q3 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर। चार चीजें यहाँ पर हमने लिखी हैं। क्या लिखे हैं वो चीज ध्यान दीजिए। ये सबसे पहले हमारा क्या था, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष था। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा एक्स वाई अक्ष है, यहाँ पर बहुत सारे बिंदु आवेश स्थित हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा Q0 हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया। ये हमारे आवेशित कण समझ लीजिए यहाँ पर स्थित हैं। अब यहाँ पर आवेशित कण ये जो हमारा Q1 है, अगर हम मूल बिंदु से Q1 की स्थिति वेक्टर निकालें तो यहाँ पर हमारा होगा वेक्टर R1। अर्थात ये जो वेक्टर R1 है ये हमारा क्या है, Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया R1 इजिकल टू Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर। ठीक किसी प्रकार से R2, R3 और R0 जो हैं वो इन आवेशों का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर थे। तो यहाँ पर चीजों को हमने लिख दिया। अब एक चीज यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर हम इसको मिलाते हैं, यहाँ से क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो हमारा आवेश Q0 है, ये जो हमारा आवेश Q0 है ये एक स्थिर बिंदु आवेश है और इसी पर हमको परिणामी जो बल है उसको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होगा, मान लीजिए कि इसके द्वारा एक बल लगेगा और ये जो बल लगेगा वो क्या होगा, F01। ये ध्यान से देखिए, जैसे कि क्या है कि ये जो हमारे बिंदु आवेश हैं, ये बिंदु आवेश हमारे धनात्मक बिंदु आवेश हैं और जब ये समान प्रकार के बिंदु आवेश हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और हमको परिणामी बल किसका निकालना है, इस Q0 का। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इस Q1 से इस Q0 पर एक बल तो लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। तो ये जो Q1 है, Q1 Q0 पर एक बल तो लगाएगा क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो वो जो बल लगेगा वो क्या हमारा होगा, F01 होगा। उसके बाद में ये जो F2 है ये भी एक बल लगाएगा इस Q0 पर। तो ये जो बल लगेगा ये कुछ इस प्रकार से लगेगा और यहाँ पर ये जो हमारा बल होगा F02 होगा। F02 का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो हमारा Q0 है इस पर लगने वाला Q2 के द्वारा बल है। उसके बाद में जो हमारा Q3 है, ये Q3 भी इस Q0 पर एक बल लगाएगा और ये जो बल होगा वो क्या होगा, हमारा F03। तीनों चीज ये आपको समझ में आ गए होंगे कि चूंकि यहाँ पर जितने भी आवेश हैं Q0, Q1, Q2, Q3 ये सारे धन आवेशित हैं और जब धन आवेशित हैं तो धन आवेशित क्या करेंगे कि हर आवेश को एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात एक ये बल इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा, मतलब कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये अगर हम Q1 का, अगर हम इस ये जो हमारा Q0 था यहाँ पर, ये जो हमारा
Q0 था, ये इसको अगर हम स्थिर मान लें और इसी पर हमें परिणामी जो वैद्युत बल है उसको हमें ज्ञात करना है, तो इस पर हमें बात करनी होगी। तो Q1 के द्वारा जो बल Q0 पर लगेगा वो क्या होगा, F001, और Q2 के द्वारा जो Q0 पर लगाया जाएगा बल वो क्या होगा, F02, और उसके बाद में Q3 के द्वारा जो Q0 पर लगाया जाएगा बल वो क्या होगा, F03। तो ये 3 बातें हो गई। अब यहाँ पर बातें यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने 3 आवेश की बात की है, यहाँ पर बहुत सारे आवेश, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुल आवेशों के मध्य बल, तो यहाँ पर हमने 3 को दर्शाया है। बाकी ज्यादा दर्शाएंगे तो ये इमेज अच्छे से बन नहीं पाएगा। बाकी यहाँ पर आप मान लीजिए कि बहुत सारे आवेश हैं और वो सारे आवेश इस Q0 पर बल लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर Q3 था, अगर हम Q4 लेता तो Q4 भी उस Q0 पर एक बल लगाता, तो वहां पर जो बल लगता वो क्या हो जाता, जैसे कि F03 था, और जो Q4 के द्वारा लगाया गया जो बल होता वो क्या होता, F04 हो जाता, ऐसे F05 हो जाता, ऐसे ही F06 हो जाता। तो कुल मिलाकर ऐसे बलों की संख्या पर बहुत ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कण की यहाँ पर बात की जा रही है। बाकी दर्शाया यहाँ पर 3 को दिया गया है। तो ये इतनी यहाँ पर बात कंप्लीट हुई। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जैसे ये हमारा एक्स वाई अक्ष है, इस एक्स वाई अक्ष में बहुत सारे आवेश हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं n आवेश हैं, अर्थात आवेश हमारे क्या हो गए, यहाँ पर हम लिखते हैं आवेश, और आवेश हमारे क्या है, Q1 है, Q0 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट 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 Qn है, यानी कि Qn तक है। यानी कि ये जो हमारा एक्स वाई अक्ष है इसमें बहुत सारे बिंदु आवेश हैं। जैसे हमारा Q0 हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, ऐसे Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है, ऐसे डॉट 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 Qn तक है। और इनके अगर हम सदिश की बात करें, स्थिति सदिश की बात करें, स्थिति सदिश की बात करें, तो यहाँ पर हमारा पहले का क्या होगा, R0, वेक्टर R0, और वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3, डॉट 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 वेक्टर Rn। ये क्या होगा, ये जो हमारे स्थिति सदिश है, ये वेक्टर R1 इस Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष, तो वेक्टर R1 हो गया। 0 का यहाँ पर Q0 का जो मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, यहाँ पर वेक्टर R0, तो वेक्टर R0, वेक्टर R3, वेक्टर R4, ऐसे डॉट 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 वेक्टर Rn तक हो गए। यानी कि ये जो है ये Q1 के सापेक्ष मूल बिंदु का स्थिति सदिश है, अर्थात ये जो Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश था वो क्या था, वेक्टर R1, तो यहाँ पर वेक्टर R1 हो गया, Q2 का वेक्टर R2 हो गया, Q3 का वेक्टर R3 हो गया, ऐसे Rn तक चला गया। इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब एक चीज यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसे इतने सारे पॉइंट हैं, तो जैसे इतने सारे बिंदु आवेश हैं, तो हर बिंदु आवेश से इस पर बल लगेगा। जैसे कि अगर हम ये जो हमारा Q0 है, इस Q0 को स्थिर मानकर और इस पर हम परिणामी बल को ज्ञात करना है, तो Q0 पर जब हमें परिणामी बल को ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्या होगा, F0, यानी कि इसका जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, Q0 का परिणामी बल F0 से हम लिखते हैं, और F0 बराबर क्या होगा, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट 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 F0n। इसका मतलब क्या हुआ, F01 क्या है, F1 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल, अर्थात F01, तो F01 प्लस दूसरी बात क्या है, F2 के द्वारा Q2 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल F02 है, तो F02 हो गया, ऐसे Q3 द्वारा लगाया गया बल, Q4 के द्वारा लगाया गया बल, ऐसे डॉट 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 Qn के द्वारा लगाया गया बल F0n है। और यहाँ पर ऊपर हमने लिखा भी है कि जो परिणामी बल है वो निकाय के अलग अलग आवेशों पर द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर हैं, अर्थात इनका योग करेंगे तो परिणामी बल इस वाले Q0 का मिल जाएगा हमको। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक बात करते हैं F01। जैसे पहली बात तो कूलाम के नियम से हमको पता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ये चीज हमको कूलाम के नियम से ये वाला सूत्र पता है। अब एक चीज ध्यान दो, F01 का मान क्या होगा इसको ध्यान दीजिए। पहले F01 का मान निकालते हैं। F01 का मान निकालेंगे तो हमारा सबसे पहले तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
उसके बाद में Q1 के स्थान पर हमारा क्या होगा, Q1 के स्थान पर हमारा यहाँ पर Q0 होगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं Q0, और दूसरा क्या होगा, Q1 होगा, Q1 अपान यहाँ पर हमारा हो जाएगा R01, वेक्टर R01 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा R01 कैप। ये चीज ध्यान में रखना है। ये चीज कैसे लिखा है, इस चीज को ध्यान दो। यहाँ पर पहला आवेश और दूसरा आवेश, यहाँ पर दो आवेशों के बीच बात हो रही है, Q1 और Q0 के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में बल की बात की जा रही है। तो ये दोनों हमारे आवेश क्रमशः हो गए Q0 और Q1, ये दोनों आवेश हो गए, Q1 Q2 के स्थान पर ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर R01 लिखा है इनके बीच की स्थिति सदिश को, अर्थात यहाँ पर Q1 और Q0 के बीच का जो स्थिति सदिश होगा वो हमारा होगा वेक्टर R01। इसके पहले वाला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो उसमें हमने चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। अगर नहीं देखे हैं तो दोबारा से इसको हम फिर से बता रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसका, Q1 और Q0 का। तो पहला पॉइंट हमारा Q1 हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा Q0 हो गया। तो यहाँ से ये खींचा गया, यहाँ से ये खींचा गया, ये हमारा क्या है, वेक्टर R1, ये क्या है हमारा वेक्टर R2, और अगर इसको इस तरफ से खींचेंगे तो ये क्या हमारा हो जाएगा, वेक्टर R01 हो जाएगा, R10 हो जाएगा। R10 का मतलब क्या होगा कि Q1 पर Q0 के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा, अर्थात ये जो वेक्टर R10 होगा ये Q1 का Q0 के सापेक्ष स्थिति वेक्टर होगा। और यहीं पर अगर इस साइड की बात करी जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, R01 हो जाएगा, और ये जो वेक्टर R01 है ये इस Q0 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा। तो यहाँ पर हमारा इसी के बीच की तो बात हो रही है, अर्थात बल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ तो यहाँ पर लग रहा है, बल यहाँ पर इस तरफ तो लग रहा है, तो यहाँ पर इस साइड वाला लिया जाएगा, अर्थात R01 लिया जाएगा, इसके बीच की स्थिति सदिश को, इसके बीच की स्थिति को, अर्थात इसके बीच के दूरी को। तो यहाँ पर यही वाली चीज यहाँ पर लाकर रख दी गई, वेक्टर R01। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर R02 हो जाता, ऐसे यहाँ पर 3 होता तो R03 हो जाता। तो यहाँ पर जैसे कि R01 था तो यहाँ पर F01 की बात हो रही थी तो यहाँ पर R01 हुआ, F02 की बात होगी तो यहाँ पर R02 हो जाएगी। तो ये हर बार नहीं बताएंगे, मतलब एक बार बता दिए, बाकी यहाँ पर क्रम अनुसार वैसे होता जाएगा। जैसे F03 है तो यहाँ पर R03 हो जाएगा। तो ये चीज आपकी हो गई। तो इस चीज को यहाँ पर हम मिटा देते हैं। तो ये चीज कुछ इस प्रकार से आज बाद में यहाँ पर ये बचता है कैप R01। तो कैप R01 क्या है, ये डायरेक्शन को बताती है कि किस डायरेक्शन में बल लगता है। तो इस चीज का उतना मतलब है नहीं, तो ये इतनी बात होगी, इसका कोई मतलब नहीं। ये क्या है, इस वेक्टर R01 का एकांक सदिश है और ये केवल डायरेक्शन को बताती है। ये इसीलिए लगा कि मतलब ये माइनस दिशा में जाएगा, प्लस दिशा में जाएगा, इसके लिए इसको लगाया जाता है। और उसके बाद में अगर हम दूसरे की बात करें F02 की, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q0 Q2 अपान वेक्टर R02 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर R02 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे कि F2 की बात की जाएगी तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो बल की बात की जाएगी वो किनके बीच लगेगा, Q2 और Q0 के बीच लगेगा। तो यहाँ पर Q0 और Q2 की बात कर लेंगे, और जो हमारा दोनों आवेश है Q0 और Q2 के बीच बात हो रही है तो Q0 Q2 हो गया। तो ऐसे हमारा सारा हो जाएगा। F03 लिखेंगे उसमें भी यही होगा। तो अब हम इस चीज को यहाँ से मिटाते हैं और यहाँ पर अब हम मान डायरेक्ट धरते हैं। तो मान डायरेक्ट धरने से पहले एक चीज मैं बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए ये जो चीज है ये कॉमन हो रहा है, सब में ये मिलेगा। अगर यहाँ पर F03 लिखोगे तब भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं F0 इजिकल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बाहर कर देते हैं क्योंकि ये हर एक में मिलेगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या,
F01 में हमारा 1/4πε0 पहले बाहर हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पर बचा Q0 Q1 अपान R01 का होल स्क्वायर कैप R01, ये हमारा इतना बच गया, ये इतना, तो इसको हमने यहाँ पर उतार दिया। फिर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, अब F2 वाला जो बचेगा ये बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q0 Q2 अपान वेक्टर R02 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कैप R02 बच जाएगा, ये बच जाएगा। फिर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे हम डॉट 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 लगा देते हैं और Fn का लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा Q0 Qn अपान वेक्टर R0n का होल स्क्वायर और कैप R0n हो जाएगा। ये इतनी बात हो गई। यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो, 1/4πε0 बाहर हो गया, क्योंकि ये है, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, जब इस वाले को लिखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा, और Q04 को लिखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा, और F0n का लिखेंगे तो यहाँ पर भी ये मिलेगा। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर बाहर कर लिया। इसके बाद में जब इस चीज़ को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ पर इतना बचा, तो इसको यहाँ पर लिख दिए, इस और F02 का निकाले तो यहाँ पर इतना बचा, तो इसको लिख दिए, प्लस 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 डॉट 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 हमारा अनंत तक जाएगा, तो हम पूरा तो लिख नहीं पाएंगे, पूरा लिखे नहीं। और यहाँ पर क्या बचेगा Q0 Qn कर दिया, क्योंकि यहाँ पर n पर nवें पद की बात हो रही है, R0n है तो यहाँ पर हमने n कर दिया और यहाँ पर n कर दिया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो Q0 अगला पद आएगा उसमें भी Q0, ऐसे Q0 यहाँ पर कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर हम इस चीज को भी कॉमन लेंगे, 1/4πε0, इस पे क्या कॉमन ले, Q0 कॉमन ले लिए। यहाँ पर हमने क्या कॉमन ले लिया, Q0 कॉमन ले लिया। Q0 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है Q1, यहाँ पर क्या है Q2, यहाँ पर क्या है Q3, ऐसे Qn तक चला जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है R01 R02, ऐसे R03 R04 R0n तक चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये क्रम से जा रहे हैं, तो क्रम से जब जा रहे हैं तो इसको अगर हम सिग्मा के पद में लिख दें, तो इसको यहाँ पर सिग्मा के पद में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं I = 1 to n। इस चीज को अभी हम समझा रहे हैं, I = 1 to n। अब यहाँ पर I जो है, I को हम यहाँ पर रख देंगे, I को यहाँ पर रख देंगे, यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे क्या, उस चीज को यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर QI हम इसको कर दे रहे हैं, और बटे में नीचे क्या कर रहे हैं हम, वेक्टर R0I, अर्थात R0I का मतलब क्या होगा, इस चीज को यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हो जाएगा R0I। इतना छोटा कर सकते हैं, यानी कि इतने बड़े पद को इतना छोटा कर सकते हैं। कैसे किया, इस चीज को हम दोबारा से समझा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, 1/4πε0 कॉमन था, ये तो हम समझ ही चुके। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर Q0, दूसरे वाले पद में भी Q0, तीसरे वाले पद में भी Q0 होगा, चौथे वाले पद में भी Q0 होगा, ऐसे सारे पद में Q0 होंगे, अर्थात Qn वाले पद में भी Q0 मिलेगा। तो Q0 हर एक पद में था, तो उस चीज को यहाँ पर हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर देखो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, ऐसे आने वाले हर पद में ऐसे ये एक एक कर कर बढ़ता चला जाएगा क्रम से। और साथ में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 2 ऐसे R01 R02 R03 R04 R05 ऐसे डॉट 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 R0n तक ये जाएगा, यानी कि एक 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 संख्या यहाँ पर भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हमने लिखा I = 1 से n तक, अर्थात यहाँ पर अगर I का मान जो है क्रम से रखते जाएं, जैसे यहाँ पर I का मान 1 हो जाएगा, दूसरे नंबर पर I का मान 2 हो जाएगा, क्रम से रखते जाएं, यानी कि I का जो मान है 1 से लेकर n तक है, अर्थात 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 n तक है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि Q1 Q2 Q3 Q4 लिखने के बजाय हम यहाँ पर QI लिख दिए। अब QI का मतलब जैसे सिग्मा जैसे हटाएंगे वैसे ही यहाँ पर प्लस में, जैसे ये पूरा योग का चिन्ह है सिग्मा,
तो सिग्मा क्या किया, इन सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया। अब i बराबर 1 से n तक का मतलब हो गया कि यहाँ पर जैसे इस चीज को जब खोलेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, इस चीज को जब हम खोलेंगे तो हमको जैसे यहाँ पर मिलेगा Q1 अपान वेक्टर R01 और कैप R01 प्लस सिग्मा जैसे हटाएंगे प्लस का चिन्ह बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद में Q2 अपान वेक्टर R02 और कैप R02 हो जाएगा। फिर ऐसे डॉट 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 ऐसे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक संख्या बढ़ेगी, दो संख्या बढ़ेगी, जब इस इतने चीज को खोलेंगे तो ये हमको पूरा मिलेगा। ऐसे यहाँ पर अगर i इजिकल टू 1 to 2 तक केवल होता है, यहाँ पर n के बजाय अगर 2 तक केवल होता तो केवल ये यहाँ पर नहीं लगता, केवल 2 पदों तक होता, अर्थात एक यहाँ पर हमने Q1 लिखा Q2 लिखा, केवल दो स्थान तक ये जाता। लेकिन यहाँ पर जब n है, यहाँ पर जब n है तो यानी कि ये प्लस डॉट 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 n तक पूरा जाएगा। तो यहाँ पर n पद तक गया है तो यहाँ पर n हमारा हो गया। तो इस प्रकार से ये जो हमको मिला F0 इजिकल टू Q0 अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन टू नॉट सिग्मा i इजिकल टू 1 to n QI अपान वेक्टर R0i कैप R0i, ये जो हमारा है, ये हमारा इस Q0 पर इस XYH पर जितने भी पॉइंट थे, यानी कि n पॉइंट हमने यहाँ पर माना था, n आवेश माना था, तो यनो पॉइंट द्वारा लगाया गया बल का परिणामी बल ये जो हमारा है ये हमको मिला। अब यहीं पर अगर आपको Q1 पर परिणामी बल निकालना होता तो आप क्या करते, सारे के सारे बल को Q1 पर लगाते, यानी कि Q1 पर सारा बल लगाएगा और Q1 को यहाँ पर स्थिर मानकर यहाँ पर क्या करते, Q1 रख देते और यहाँ पर से Q0 यहाँ पर हट जाता और यहाँ पर F0 हो जाता। F0 का मतलब F1 यहाँ पर हो जाएगा F10 और उसके बाद में F1 इस प्रकार से हो जाता और सारा पद हमको यहाँ पर फिर उसके बाद में इस Q1 पर बात किया जाता और Q1 पर परिणामी बल हमको मिल जाता। तो इस प्रकार से आप चाहे Q1 चाहे Q2 चाहे Q3 सारे पद पर यानी सारे पॉइंट पर आप परिणामी बल को निकाल सकते हैं। तो यही है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, अर्थात बहुल बल आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अर्थात जितने भी बल होंगे उनका किसी एक बिंदु पर जो बल लगता है परिणामी बल, वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो यही रहा आज का हमारा वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।